नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिवारी। द सत्कार टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है अमित सर। अमित सर आपको यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो अमित सर, सबसे पहले आप अपने विषय में बताइए। जी, तो मेरा नाम अमित सिंह है और मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन 2018 से स्टार्ट करी थी। लेकिन इसके पहले मैं अपना थोड़ा बेसिक डिटेल बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है। मेरा ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद से ही मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, जिसमें मैंने 3 यूपीएससी के मेंस दिए। इसके अलावा मैंने यूपीएससी का एक इंटरव्यू दिया 2024 में। और चूँकि मैं साथ साथ में कुछ स्टेट पीसीएस भी दे रहा था, तो मैंने यूपी पीसीएस जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके 4 मेंस दिए हैं और उसका एक इंटरव्यू भी दिया है। इसके अलावा एक ईपीएफओ एग्ज़ाम होती है, तो ईपीएफओ एओयू की एग्ज़ाम हुई थी 2023 में, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो उसका भी मैंने इंटरव्यू दिया है। तो ये मेरी बेसिक जर्नी थी, यूपीएससी की बेसिक एक्सपीरियंस था। और मैंने प्रिपरेशन के लिए तो कुछ अलग से सोर्स यूज़ नहीं किए थे, मैंने खुद ही प्रिपेयर किया है। और इसके साथ साथ मैंने कोचिंग वगैरह भी कहीं से नहीं ली है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आज कोशिश करूंगा कि सबके साथ शेयर कर पाऊँ। जी सर, तो आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा और आपने लगभग इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपका जो बैकग्राउंड जो 10th 12th रहा है, पहले से ही आप पढ़ने में इतने अच्छे थे या फिर यूपीएससी के एग्जाम के दौरान आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा? मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था या मैं बहुत ब्रिलियंट था। हाँ, पर मैं मेहनत करता था, मैं हार्ड वर्किंग था पहले से। मतलब परिवार में भी जैसे जो मेरे बड़े भाई लोग हैं या जो भी और मेरे माता पिता हैं, तो हमेशा से उन्होंने मुझे हार्ड वर्क या मेहनत करने की प्रेरणा दी। तो मैं हार्ड वर्किंग था। क्लास में भी, स्कूलिंग टाइम में भी मतलब ठीक ठाक नंबर आते थे मेरे। तो ऐसा था कि तैयारी तो करनी है, लेकिन कब करनी है ये डिसाइडेड नहीं था। तो चूँकि मैं मैथ्स में अच्छा था, मैथमेटिक्स में, तो मैंने 11 से पीसीएम ले लिया था और फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए चला गया। तो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी तैयारी चालू की। तो ये कोई सेट रूल नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो ही आप इस तैयारी में जा सकते हैं। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप मेहनत करना जानते हैं या मेहनत करने के इच्छुक हैं, तो आप इस तैयारी में जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ और साथ साथ हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं कि सर यूपीएससी एग्जाम है क्या? देखिए, यूपीएससी इसका फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, या हिंदी में इसे संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम में 20 के आसपास 20 से 22 पोस्ट रहती हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट की रहती हैं भारत सरकार की। ठीक है, जैसे कि आपने आईएएस सुना होगा, जो आपके कलेक्टर बनते हैं जिलों में, वो इससे सेलेक्ट होते हैं। इसके बाद आईपीएस, जो आपने एसपी सुने होंगे, वो इस एग्ज़ाम सेलेक्ट होते हैं। इसके अलावा इसमें आईएफएस की पोस्ट रहती है, जो विदेशों में हमारे एम्बेसडर बनते हैं। इसके अलावा इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे रेलवे, ट्रेड डिपार्टमेंट, इन सब की पोस्ट इसमें रहती है। तो भारत की जो ब्यूरोक्रेसी या हम नौकरशाही जिसे बोलते हैं, उसमें जो हायर लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं वो इस एग्ज़ाम से सेलेक्ट होके वहाँ पे पोस्टेड होते हैं। तो सर, यदि मान लीजिए कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए? तो यूपीएससी की तैयारी बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है। मतलब हमने जो अपनी स्कूल लेवल पे पढ़ाई की होती है, यूपीएससी में हमें बेसिक में वही पढ़ना होता है, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक्स। अब अगर मैं आपको बेसिक बताऊं, तो यूपीएससी में जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है उसमें पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको बेसिक एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। तो क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, तो मैंने भी जब अपनी तैयारी इंजीनियरिंग के बाद चालू की थी, तो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ी थी। क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ हमें पढ़नी पड़ती हैं, वो हमारा बेस या फाउंडेशन बनाती है इस एग्ज़ाम का। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो उनके बारे में अभी डिस्कस करना थोड़ा सा इस प्रोसेस को लेंदी बना देगा, इस पॉडकास्ट को लेंदी बना देगा। तो उसके बारे में हम फिर कभी और डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स को अगर किताबों के बारे में जानना है कि एनसीईआरटीज़ के बाद किताबें कौन सी पढ़नी है, तो वो यूट्यूब में जाके टाइप करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स फॉर यूपीएससी, तो बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो और बहुत सारे टीचर्स के वीडियो उन्हें मिल जाएंगे,
जिसमें कि बहुत स्टैंडर्ड ही है, ऑलमोस्ट सारे टॉपर्स सेम बुक ही सजेस्ट करते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं होती, स्टूडेंट्स को वो बुक पिक कर लेना है। लेकिन उसके पहले उनको अपनी NCERTs जो हैं उन्हें कंप्लीट कर लेना है, तो उनका एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद वो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि सर आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड जो है PCM का रहा है और इसके बाद आप जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, इसके बाद आर्ट्स बैकग्राउंड में आना और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ना कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए? तो शुरू में तो काफ़ी दिक्कत आई थी। जैसे कि कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट है इसमें, जैसे कि इकोनॉमी बहुत टेक्निकल मानता हूँ मैं, और ज्योग्राफी या भूगोल का सब्जेक्ट भी बहुत टेक्निकल है। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ते हैं। तो शुरू में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई इकोनॉमी समझने में। तो मैंने बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस जो यूट्यूब में हैं, जो फ्री में अवेलेबल हैं, उनकी मदद ली। तो धीरे धीरे करके मैंने अपने कॉन्सेप्ट इम्प्रूव किए। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, लेकिन आप लगातार लगे रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे, तो वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। कोई बच्चा यदि मान लीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो कब उसे यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं था, और उस टाइम ये जो डिजिटल रिवोल्यूशन हम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, वो तब नहीं थी। तो मैंने तो अपने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी चालू की, तो मैं थोड़ा पीछे था। लेकिन अगर अभी स्टूडेंट सीरियस हैं, अगर उनको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, तो उन्हें 12वीं के बाद अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ इस प्रिपरेशन को चालू रखना चाहिए। इस प्रिपरेशन के लिए उन्हें सोर्सेस की बात की जाए तो क्या उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिना कोचिंग के भी इनका सिलेक्शन हो सकता है? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं और अपनी जर्नी बताऊं, तो मैंने आज तक कोई भी फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया है किसी भी कोचिंग से। मैंने बस टेस्ट सीरीज ली है, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमें हेल्प करती है थोड़ा सा गाइड करने में कि 3 घंटे में हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तो हमें टेस्ट सीरीज से आइडिया लग जाता है। तो फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट खुद से मेहनत कर सकते हैं, वो अपना शेड्यूल बना के दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं, तो उन्हें किसी कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं है। एक गाइडेंस की जरूरत है, जिसके लिए वो किसी मेंटोर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसने इंटरव्यू दिया हो या कोई सिलेक्टेड हो, उनकी किसी पहचान में उनका कोई रिलेटिव हो जो सिलेक्ट हो चुका हो, तो उससे एक बेसिक शेड्यूल बनवा के उसके गाइडेंस में अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आज डिजिटल रिवोल्यूशन के कारण बहुत सारा मटेरियल जो कि रेलेवेंट है वो ऑनलाइन मीडियम में अवेलेबल है। आपको AI से बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, आपको YouTube में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो फ्री में वीडियो अपलोड करते हैं, तो वहाँ से बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, आप बिना कोचिंग के या बिना क्लास के भी ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये बताइए सर कि यदि मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो कैसे जाने? यदि मान लीजिए किसी बच्चे के पास 2 साल ही है, चाहे फाइनेंशियली बात की जाए फिर किसी प्रकार से बात की जाए, तो उसको तैयारी करना है, तो कैसे जाने कि मुझे तैयारी करना चाहिए? ठीक है, तो एक तो कुछ बच्चे रहते हैं, उनका खुद का इंक्लिनेशन रहता है, बचपन से ही उनके दिमाग में रहता है कि मुझे तैयारी करनी है, तो वो तो करते ही हैं। दूसरे बच्चे कुछ जिनको और ललक बढ़ती है, मुझे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे बचपन से थोड़ी ललक थी, लेकिन जब मैंने अपने कॉलेज टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती थी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती थी, मुझे पढ़ना वो बहुत अच्छा लगता था, तो मेरा इंक्लिनेशन इसकी तरफ और बढ़ा। तो इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि वो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर पाए सोसाइटी में और एक अच्छी लाइफ जी पाए, जिसमें उसके पास पावर हो, प्रेस्टीज हो और एक सस्टेनेबल जॉब हो, तो वो इस तैयारी में आ सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मीडियम है कि आप पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हो, आप हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उसको कम करने के लिए काम कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में सोचते हैं, इस फील्ड में इंटरेस्ट है उन्हें, वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सर ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई कौन कौन ऐसा किस बैकग्राउंड के और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें तैयारी करनी चाहिए? कोई भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट, किसी भी बैकग्राउंड का ये तैयारी कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका बेसिक क्राइटेरिया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको बस इसका सिलेबस निकालना है,
इसका जो कंटेंट है वो कवर करना है और इसकी एग्ज़ाम साइकिल है उसे फॉलो करना है। जैसे कि एग्ज़ाम साइकिल तीन फेस में होता है ये एग्ज़ाम। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें 9 पेपर होते हैं जो रिटन होते हैं। और इसके बाद लास्ट में इंटरव्यू होता है जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये बेसिक इस एग्ज़ाम का स्कीम। तो सर यदि कोई बच्चा चाहे कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो क्यों करना चाहिए उसे तैयारी, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर स्टूडेंट की ललक है कि समाज में उसे कुछ कंट्रीब्यूट करना है ना, समाज ने उसे कुछ दिया है, उसे हमें समाज को लौटाना है, तो उसे ये तैयारी करनी चाहिए। और इसके अलावा अभी जैसे देखा जा रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरफ पुश कर रहे हैं कि नहीं तैयारी करो, तुम अफसर बनो। तो फैमिली प्रेशर भी रहता है कि कुछ बच्चे आ जाते हैं तैयारी करने के। पर मुझे लगता है कि स्टूडेंट का ये खुद का अप्रोच होना चाहिए, ये खुद का कॉल होना चाहिए कि मुझे ये तैयारी करनी है या नहीं करनी है। और वो उनका इंक्लिनेशन ही होगा कि जैसे मैंने अपना भी एक्सपीरियंस बताया कि मेरा इंक्लिनेशन न्यूज़पेपर में एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी की न्यूज़ पढ़ के थोड़ा सा इधर आया। तो अगर बच्चों का इंक्लिनेशन है, उन्हें सरकारी नौकरी या समाज में कंट्रीब्यूट करना है इस तरीके से, तो वो इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसकी तैयारी करके सेलेक्ट होके एक समाज में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सर मैंने सुना है कि लगभग जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं मोस्टली दिल्ली की ओर भागेंगे, इलाहाबाद की ओर भागेंगे, ऐसी जगहों पर भागते हैं। तो क्या जरूरी है कि वो बच्चे दिल्ली और इलाहाबाद और ऐसी जगहों पर भी आकर तैयारी करें, या फिर वो अपने घर और गांव में भी रह के तैयारी कर सकते हैं? वो अपने घर और गांव में रह के तैयारी कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये जो डिजिटल रिवोल्यूशन आया है इसने बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं। पहले चूंकि जो दूर दराज इलाके थे वहाँ गाइडेंस पहुँच नहीं पाती थी, क्योंकि कुछ सेंटर्स थे जैसे दिल्ली या प्रयागराज, वहीं कोचिंग सेंटर्स थे तो गाइडेंस वहीं अवेलेबल थी, तो बच्चों को वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन अगर आज किसी स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन है या टैबलेट है तो वो कहीं भी रह के तैयारी कर सकता है। अब बहुत सारा कंटेंट उनको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना जो है वीडियोस वो ऑनलाइन डाल रहे हैं। अपना मीडियम चेंज करके उनने ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया है। तो उससे एक रिवोल्यूशन आया है जिससे आपकी जो फीस है वो भी कम हुई है। पहले अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास फीस थी, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट 30-30 हज़ार में ऑनलाइन फाउंडेशन दे रहे हैं। तो आज के समय में बच्चा कहीं भी बैठा है, किसी भी दूर दराज इलाके में हो, उसके पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, स्मार्टफोन है, तो वो तैयारी कर सकता है। तो सर जो बढ़ती हुई डिजिटल रिवॉल्यूशन है, तो हम ये देखते हैं कि क्या ये पढ़ाई उसी लेवल पे होती है जो ऑफलाइन कंटेंट था, उसी लेवल पढ़ाई हो रही है, या फिर ऑनलाइन कंटेंट और बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और उसकी तैयारी में बाधा आ रही है? जी, कुछ हद तक ये देखा गया है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है और कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हो, जैसे कि घर में पेरेंट्स हो, वो बीच बीच में जाके देख पाएँ कि स्टूडेंट पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो इसे इंश्योर किया जा सकता है कि स्टूडेंट ठीक ठाक पढ़ाई करे। और चूंकि ऑनलाइन पढ़ के स्टूडेंट को खुद से नोट्स बनाना है और ये पढ़ाई में आपको 8-10 घंटे देने ही देने हैं रोज़, 1 से 1.5 साल तक आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप कहीं ना कहीं उसमें ही व्यस्त रहेंगे, तो आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा नहीं। तो अगर स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है तो वो अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रह के इसको अच्छे से कर सकता है अपने घर पे रह के। तो सर ये बताइए कि यूपीएससी एग्जाम में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? जी, चूँकि हमने देखा है कि इस एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ा आइसोलेटेड रह के और तैयारी करनी होती है, तो कई सारे दुष्परिणाम देखे गए हैं। जैसे इसमें मेंटल, थोड़ा फिजिकल या हेल्थ और इकोनॉमिकल इशू, ये तीनों हैं। तो मैं बारी बारी से इनके बारे में बताता हूँ। जैसे अगर हम मेंटल या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करें तो इसमें है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन, ये सारे इश्यूज स्टूडेंट में देखे गए हैं। तो इसमें बहुत सारा कारण है कि एक तो प्रेशर, जो पीयर प्रेशर हो सकता है या फैमिली प्रेशर हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है एंजाइटी का। इसके अलावा इस एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत वास्ट है और थोड़ा सा प्रोसेस इसकी रिग्रेस है कि जैसे अब आपको प्रीलिम्स में 2 पेपर देने हैं ऑब्जेक्टिव, एक ही दिन में आपको 4 घंटे तक बैठ के पेपर देना है। मेंस में आपको 9 पेपर देने हैं, वो मेंस का फेज 10 दिन के आसपास तक चलता है।
लेकिन उसमें आपको एक दिन में 2 पेपर लिखने पड़ते हैं। तो मतलब 9 से 12 3 घंटे आपने लिखा, फिर 2 से ढाई घंटे का ब्रेक होता है, मतलब कभी कभी 2 से 5 का पेपर होता है, कभी कभी 2.5 से 5.5 होता है। तो ये आपको 6 घंटे मेंस के टाइम पे लिखना है। तो ये थोड़ा सा रिगरस प्रोसेस है, तो इसके कारण स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एंजाइटी डिप्रेशन के इश्यूज आते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ इश्यूज या फिजिकल प्रॉब्लम जो मैंने बताई, तो उसमें कुछ मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी पढ़ाई करते हैं, 2-4 साल में क्लियर करके हम ऑफिसर बन जाएंगे, और मैंने हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, हेल्थ को मैंने इग्नोर कर दिया। तो बीच में मेरे लिगामेंट में कुछ इश्यूज हो गए थे, तो मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया और फिर मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की। तो ये देखा गया है कि स्टूडेंट अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। कुछ स्टूडेंट तो फूड भी टाइमली नहीं लेते हैं, या वो रात में पढ़ाई करते हैं, दिन में सोते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम उनके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट में देखा गया है कि ओबिसिटी या मोटापे की प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो उनके बेसिक पैरामीटर्स होते हैं कि किसी को कमी हो रही है, किसी को ब्लड की कमी हो रही है, किसी को कैल्शियम की कमी हो रही है, किसी को विटामिन डी की कमी हो रही है। क्योंकि हम कोशिश क्या करते हैं कि हम बस जितना हो सके बैठ के लाइब्रेरी में या अपने घर पे पढ़ाई कर सके, तो हम बाकी सारी चीज़ें इग्नोर करते रहते हैं। क्या इतना पढ़ना, इतना समय देना और फुल टाइम पढ़ाई करना, क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि अपनी हेल्थ को साइड कर दिया जाए? नहीं, ये हमें लगता है कि उससे हमें बेनिफिट हो रहा है, लेकिन उससे हमें बेनिफिट नहीं होता है, हमें नुकसान होता है। इसमें मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पहले 2-3 साल तो फुल टाइम, मतलब बिल्कुल 8-10 घंटे बैठ के बाहर ना जाना, एक्सरसाइज ना करना, बस पढ़ाई में ही डूबे रहना, ये किया, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिले। उसके बाद जब मुझे लिगामेंट वाली प्रॉब्लम हुई, फिर मैंने ट्रीटमेंट लिया और मैंने एक्सरसाइज चालू की, तो फिर मेरे रिजल्ट्स थोड़ा इम्प्रूव हुए। मुझे मेंस के कॉल आए, और मेरे इस प्रोसेस के बाद ही मुझे यूपीपीसीएस के इंटरव्यू का कॉल आया, उसके बाद मुझे ईपीएफओ के इंटरव्यू का कॉल आया, और फाइनली 2024 में मुझे यूपीएससी के इंटरव्यू का कॉल आया। तो मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी या योगा, मेडिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है आपके प्रिपरेशन में। आप 1 घंटा या 2 घंटा खुद के लिए निकालें, कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ये आपको आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। इससे क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से रिफ्लेक्ट हो पाता है, आपके थॉट्स थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो पाते हैं, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो मेरी ये सलाह है कि जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं या आगे करेंगे, तो उन्हें अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने लिए 1-2 घंटे का समय डेली निकालना है अपनी पढ़ाई में से, और खुद का भी ध्यान रखना है। ये लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए सस्टेनेबल होगा। क्योंकि अगर वो मेंस देने जाएंगे तो मेंस वाला जो प्रोसेस है वो बहुत टायरिंग होता है, उसमें आपको एंड्योरेंस चाहिए, आप मेंटली और फिजिकली बहुत फिट होने चाहिए। और इसके अलावा मैंने एक तीसरा इशू जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इशू बताया था। तो जैसे कि देखा गया है कि जो स्टूडेंट बाहर रह रहे हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं या प्रयागराज में रह रहे हैं, तो उनका साल भर का रहने खाने का खर्च ही 2 लाख के आसपास बैठता है, 1.5 से 2 लाख, डिपेंडिंग अपॉन कि किस रीजन में वो रह रहे हैं, किस एरिया में वो रह रहे हैं। इसके अलावा अगर वो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं तो वहाँ उनको फीस देनी पड़ेगी, 1-1.5 लाख फीस होती है, 30-40 हज़ार फीस आपके ऑप्शनल की होती है, 20 से 30 हज़ार फीस आपके सीसेट की होती है, और अलग अलग कोचिंग्स की जीएस फाउंडेशन की भी फीस अलग अलग है, किसी की 1 लाख है, किसी की 1.5 लाख है। तो अगर आप कुल मिला के खर्चा देखेंगे तो साल भर का खर्चा एक विद्यार्थी का बैठेगा 3 से 3.5 लाख। तो इसके साथ फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कॉस्ट भी एसोसिएटेड है। तो ये तीनों इश्यूज या जो हम दुष्परिणाम की बात कर रहे थे, इससे एसोसिएटेड है। तो हमें ये दिमाग में रखना है तैयारी चालू करने से पहले। तो ये बताइए मुझे कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है यूपीएससी की, सर 4 से 6 अटेम्प्ट लगातार वो कंटिन्यूअसली लगा रहा है, तो इसका लगभग उसके 7 से 8 साल जाते, इस प्रोसेस में लगभग 6 से 7 साल का समय जाता है। तो आपको नहीं लगता सर कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है? हाँ, हमें डायरेक्टली तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ऐसा है। लेकिन
अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, अपनी उस पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट कुछ ना कुछ स्किल एक्वायर करेंगे। जैसे कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था या जब मैं इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होकर निकला था तो मैं समाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। समाज में जो बुराइयां हैं वो क्यों हैं, क्यों अभी तक चल पा रही हैं वो, तो मुझे उनसे कुछ मतलब नहीं था। लेकिन जब मैं इस प्रिपरेशन में आया, जब मैंने तैयारी चालू की, जब मैंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़े, तो मैंने इन बुराइयों को और अपने समाज को डेप्थ में पढ़ा। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि ये बुराइयाँ इसलिए हैं और इनको सुधार करने के ये तरीके हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी ये तैयारी आपको मदद करती है। तो पूरी तरह से तो ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं स्किल इम्प्रूव हो रही है स्टूडेंट की, जो उन्हें आगे उनके करियर में, जैसे कि अगर वो सेकेंडरी ऑप्शन के लिए फ्यूचर में जाते हैं तो वहाँ उन्हें काम आ सकता है। तो मुझे ये बताइए कि कोई बच्चा मान लीजिए इतनी समय तक तैयारी करता है, इतने ही समय किसी अनदर फील्ड में दे देता है, तो शायद मुझे लगता है कि वो ज्यादा सफल हो सकता था। ये हो सकता है कि वो अनदर फील्ड में जाके वो और सफल हो जाए। तो इसलिए स्टूडेंट को एक डिसीजन लेना पड़ेगा तैयारी करने से पहले कि वो इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही देंगे। जैसे कि देखा गया है यूपीएससी की तैयारी में बहुत सारी कोचिंग्स ने डेटा कलेक्ट किया था कि थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट जो होता है वो पीक होता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट का थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। तो अगर स्टूडेंट तैयारी चालू कर रहा है तो उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि तीसरे और चौथे अटेम्प्ट के बाद वो अपने दूसरे जो सेकेंडरी ऑप्शन है वो तलाशना चालू कर देंगे, क्योंकि तीसरे चौथे ऑप्शन में अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो श्योरिटी नहीं है कि पाँचवें या छठे में या उसके बाद भी सिलेक्शन हो पाएगा। सर हमने भी देखा है कि जो यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है सर, तो हमने देखा कि यूपीएससी के रिजल्ट में मोस्टली या तो इंजीनियर्स बैकग्राउंड के रहेंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहेंगे, या तो मेडिकल बैकग्राउंड के रहेंगे, जबकि इसका पूरा सिलेबस ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का है। पर फिर भी ये इंजीनियर और मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे जो होते हैं ये सबसे आगे क्यों रहते हैं, ज्यादा सिलेक्शन में क्यों रहते हैं? जी, ये थोड़ा सा अभी ट्रेंड ऐसा देखा जा रहा है, तो इसके कुछ कारण हैं। कुछ लोग इसके लिए सीसैट को ब्लेम कर रहे हैं। 2013 के बाद सीसैट इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन के 27 से 28 क्वेश्चन होते हैं, बाकी 53 से 52 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड को थोड़ा सा ये टफ पड़ता है, क्योंकि अभी जो यूपीएससी ने सीसैट का पेपर थोड़ा टफ कर दिया है, मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे वहाँ बाहर हो जाते हैं। तो एक तो ये इशू है, बट ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। दूसरा जो है, ज़्यादा जो इंजीनियर या मेडिकल ग्रेजुएट सेलेक्ट हो रहे हैं, जैसे एक शायद डेटा है कि 60 से 65% जो फाइनल सेलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट, वो ह्यूमैनिटीज़ से नहीं होके इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड से हैं। तो उसमें मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हम थोड़ा जो पेपर है उसे साइंटिफिक वे में अप्रोच करते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को पैराग्राफ में लिखने की आदत होती है और उन्हें बड़े आंसर लिखने की आदत होती है। लेकिन यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम है उसमें 10 मार्क्स के और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उन्हें 150 वर्ड्स में लिखना होता है, और जो 15 मार्क्स के हैं उन्हें 250 वर्ड्स में लिखना होता है। तो मतलब हमें कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच दिखानी होती है। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी उनके आंसर में ज़्यादा होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो मेडिकल या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं उन्हें थोड़ा एज मिल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा वो एनालिटिकल होके अप्रोच उनकी थोड़ा बेटर हो जाती है इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की। आजकल के पेरेंट्स हैं वो भी कहते हैं कि सर यदि आप 12th के बाद कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो क्या ये सच है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन किए विदाउट कुछ नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। सबके अपने अलग अलग मायने हैं, सबके अपने अलग अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे आप देखेंगे कि समाज में एक डॉक्टर की भी ज़रूरत है, रिसर्च के लिए एक साइंटिस्ट की भी ज़रूरत है ना। कॉमर्स चलाने के लिए एक IIM ग्रेजुएट की भी ज़रूरत है, टेक्नोक्रेट के फॉर्म में हमें IITs की भी ज़रूरत है। तो हर फील्ड की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, और हमें ऑफिसर्स चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए या गवर्नेंस एस्पेक्ट के लिए, तो उसकी भी अपनी अलग ज़रूरत है और अलग मायने हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, बाकी लोगों का मत अलग हो सकता है इस विषय में, लेकिन मेरा मानना है कि हर विद्यार्थी को या हर स्टूडेंट को 1 साल के लिए इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। इससे वो हर फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखेगा,
हर फील्ड के बारे में उसे एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा, तो वो उसे अपने जीवन को अच्छा बनाने में यूज कर सकता है। लोग सर मैंने देखा कि आईआईटी और आईएम जैसे कॉलेजेस से जॉब लेने के बाद, इतने अच्छे अच्छे पैकेज लेने के बाद, उस पैकेज को छोड़कर और फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन में आकर लग जाते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा ये ट्रेंड इसकी तरफ देखा गया है कि बहुत सारे आईआईटीएंस जो बहुत अच्छी जॉब में थे, कि उन्हें करोड़ों मिल रहे थे अपने जॉब में, आईएम ग्रेजुएट भी जो करोड़ों कमा रहे होते हैं, वो छोड़ के इस तरह आ रहे हैं। तो एक अच्छी जॉब के 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं कि अच्छी जॉब में आपको सोशल रिस्पेक्ट मिलती है, आपको रिकग्निशन मिलता है, आपको पावर मिलता है, आपको प्रेस्टीज मिलता है और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। ये 4-5 एस्पेक्ट है जो एक इंडिविजुअल के दिमाग में होते हैं अच्छी जॉब के लिए। तो बहुत सारे एस्पेक्ट तो जो आईआईटीएंस या आईएम ग्रेजुएट को नौकरी मिलती है उसमें रहते हैं, बट उसमें पावर, प्रेस्टीज का और एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं। तो इसलिए फिर वो यूपीएससी की तरफ आते हैं। और ये अच्छा भी है कि हमें थोड़े से ऐसे लोग मिल रहे हैं या ऐसे कैंडिडेट्स मिल रहे हैं जो उस लेवल पे ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन्हें उतनी डेप्थ में उन चीज़ों का नॉलेज है, और उन्हें अगर उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में डिप्लॉय किया जाए, जैसे कि अगर कोई आईएम ग्रेजुएट है तो उन्हें मैनेजमेंट का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कोई आईआईटी ग्रेजुएट है तो उन्हें टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो वो अगर यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं तो वो बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग में जहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट चाहिए वहाँ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और चूंकि इस एग्ज़ाम में केवल बेसिक ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, तो हम किसी को रोक तो सकते नहीं हैं। ये इंडिविजुअल की अपने सेटिस्फैक्शन की बात है कि अगर वो उस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं थे तो वो आके यूपीएससी का अटेम्प्ट दे देते हैं। सर हमने ये बात तो कर ली कि आईआईटी और आईएम से पढ़ने के बाद भी बच्चे क्या है यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ रहे हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में सक्सेस रेट बहुत कम है, लगभग 0.1% लोग सक्सेस हो रहे हैं। तो क्या ये सच है? हाँ, ये डेटा जो देखा गया है ये एक तरह से सच भी है, और बाकी मैं इसके फैक्ट्स थोड़े से और क्लियर करूँगा तो और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा देखा गया है कि हर साल अराउंड 1000 के आसपास वैकेंसी यूपीएससी निकालता है। तो 1000 वैकेंसीज पे आपके 10 लाख के आसपास कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं वो 5 से 6 लाख ही होते हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे 5 से 6 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए, और मेंस के लिए करीब 15 गुना स्टूडेंट यूपीएससी सेलेक्ट करता है, तो 15,000 स्टूडेंट मेंस देते हैं। इंटरव्यू के लिए यूपीएससी करीब 2.5 से 2.7 गुना, मतलब 2.5 से 3 गुने के आसपास स्टूडेंट सेलेक्ट करता है। तो 3000 के आसपास स्टूडेंट इंटरव्यू देते हैं, जिसमें से फाइनल 1000 का सिलेक्शन होता है। तो अगर आप मैक्रो डेटा का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, जिसमें से 1000 सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.1% निकल के आएगा। लेकिन अगर जैसे आप और डेप्थ में जाएंगे और इन डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो जो 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं वो किसी न किसी प्रेशर के कारण, और क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम की फ़ीस बहुत कम है, बस 100 रुपये है, और वीमेंस को कोई फ़ीस नहीं लगती है, वीमेंस के लिए फ़ीस वेवर है, तो इसलिए नंबर ऑफ़ फॉर्म्स बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ऐसा बोला जाता है, हमने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान में सुना है कि 50 से 60 हज़ार ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो वाकई रेस में होते हैं, जो वाकई इस एग्ज़ाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होते हैं या अपना फुल टाइम इस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी करते रहते हैं या दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, और यूपीएससी का एग्ज़ाम आया तो बस उनने फॉर्म फिल कर दिया और बस प्रीलिम्स देने चले गए। तो इसलिए ये काउंट फिर ऐसा बन गया है कि 0.1% ही स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, बल्कि अगर हम रियलिटी में जाएंगे तो ऐसा नहीं। तो सर ये बताइए कि हमने अभी जस्ट बात की कि दुष्परिणाम यूपीएससी के इतने सारे हैं, और बच्चे, मैं लगातार देख रहा हूँ कि बच्चे सुसाइड के शिकार हो रहे हैं, लगातार सुसाइड कर रहे हैं। तो इस एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, और क्या अपनी तैयारी के दौरान उन्हें पढ़ाई पे ही इतना फोकस रखना चाहिए कि बाकी सारी चीज उनसे दूर हो जाए? पहले ये ट्रेंड बहुत
कम देखा गया था सुसाइड का या आत्महत्या का, अब थोड़ा सा ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है बेसिकली स्टूडेंट्स में, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो आईआईटी के हों। ये थोड़ा सा हम जो अपनी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअलिज्म वाली वैल्यूज़, उसे छोड़ के थोड़ा सा मटेरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। उसके कारण ये देखने को मिल रहा है। हम बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो जा रहे हैं कि एक ही एग्ज़ाम हमारी लाइफ है, अगर हमारा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी लाइफ कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके कारण ही स्टूडेंट में एंजाइटी डिप्रेशन की इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा पेरेंट्स भी आजकल बहुत एम्बिशियस हो गए हैं। अगर स्टूडेंट तैयारी नहीं भी करना चाहता है तो पेरेंट फोर्सफुली उस स्टूडेंट को यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या प्रयागराज भेज देते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स को बहुत सारी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली का आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ खाने का बहुत बड़ा इशू है। दिल्ली में पॉल्यूशन का इशू, जैसे ठंड में आप देख ही रहे हैं कि AQI 500 तक पहुँच गया है, तो जिससे कफ, कोल्ड और सीवियर रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स देखे गए हैं। यहाँ तक कि अभी एक डेटा भी आया था ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, कि दिल्ली में नवंबर मंथ में करीब 75% फैमिली में कोई ना कोई बीमार है जिसको फीवर, कफ या कोल्ड है। तो ये सारे पॉल्यूशन के ही दुष्परिणाम हैं, जिसका ह्यूमन बॉडी पे बहुत गलत असर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्टूडेंट दिल्ली में रह रहे हैं उनकी उम्र 10 साल तक कम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम और बढ़ रही है। एक और मेडिकल मैं कारण बताऊं तो ऐसा बोला जाता है कि धूप का एंजाइटी और डिप्रेशन से इन्वर्स करेक्शन है, कि अगर दिन में आप धूप लेते हो तो आपको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कम होगी। ठीक है, तो दिल्ली में एक तो पॉल्यूशन कारण धूप नहीं आ पाती, दूसरे यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो घर बहुत क्लोज बने हुए हैं, तो एक दूसरा धूप का इशू हो गया। तीसरा है कि स्टूडेंट प्रिपरेशन के दौरान सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में ही रहते हैं, तो फिर भी उन्हें धूप नहीं मिल पाती। इसके अलावा एंजाइटी डिप्रेशन का इशू है आइसोलेशन के कारण। स्टूडेंट्स आइसोलेटेड रह के तैयारी करते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड रहता है। इसके अलावा उनके अदर दोस्त या अदर रिलेशनशिप भी नहीं होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट खुद ही अवॉइड करते हैं कि वहाँ से कहीं ना कहीं डाइवर्जन होता है, उनकी पढ़ाई में नुकसान होता है। तो इसलिए स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि आइसोलेटेड रह के पढ़ाई करें, तो वहाँ भी इंटरेक्शन, उनका ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो वहाँ उनको एंजाइटी डिप्रेशन के इशू बढ़ जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा पेरेंट्स का रोल भी है कि वो स्टूडेंट्स को पुश करते रहते हैं ज़्यादा पढ़ने के लिए। वो स्टूडेंट्स को कभी कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं देते हैं जितना उन्हें चाहिए, कभी कभी ताने भी मारते हैं कि तुम्हें इतने साल हो गया है, क्या कर रहे हो, और तैयारी करो। बट कुछ पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, जैसे मेरे केस में मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। उन्हें हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि तुम अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, तुम अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो। तो इस तरह से पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट्स को मोल्ड करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, तो वो इस एंजाइटी डिप्रेशन से बच पाएँ। इसके अलावा मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी इसमें रोल लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को स्टूडेंट के पेस के अकॉर्डिंग ही उनको क्लास में डिवाइड करना चाहिए, और एक साइकोलॉजिस्ट या कोई ऐसा काउंसलर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो जो स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बात कर पाए और उसे रिजॉल्व कर पाए। सर देखा जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात की जाए, सारा कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो जिसके कारण से उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि बच्चे जो है उनका मेंटल हेल्थ कैसे है, फिजिकल हेल्थ कैसे, इसके विषय में तो कोई बात ही नहीं करता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे सिविल सोसाइटी या स्टूडेंट्स का ग्रुप या कोचिंग इंस्टीट्यूट का कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सामने आ सकता है, या इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कि गवर्नमेंट ऐसी कुछ पॉलिसी ला सकती है कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ मैंडेटरी कर दिया जाए कि कोई काउंसलर हो और उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। जैसे कि अभी देखा गया है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने जो स्टूडेंट्स थे वो उनकी सिलेक्शन के बाद लिस्ट पब्लिश करते थे। कुछ एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्हें करीब 1000 में से 500 स्टूडेंट का नाम पब्लिश किया था कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट हुए थे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो उनने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर फाइन भी किया था कि ये स्टूडेंट ने आपके यहाँ से कुछ फ्री कोर्सेस लिए हैं, कोई पेड कोर्स नहीं लिया है, फिर भी आपने इसका नाम अपने इसमें लिस्ट में पब्लिश किया है, तो ये ठीक नहीं है।
ये कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट आपकी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं या करेंगे, या पेरेंट्स जो आपकी कोचिंग की तरफ अट्रैक्ट हो गए, उन्हें गुमराह करने वाली बात हुई। तो इसमें थोड़ा सा चेक लगा है, और वो गवर्नमेंट के कारण ही, CCPA ने जो फाइन लगाया था उसके कारण ही। तो ऐसा कोई इनिशिएटिव कोचिंग इंस्टीट्यूट को फोर्सफुल करवाया जा सकता है कि एक काउंसलर या एक कोई साइकोलॉजिस्ट रख दिया जाए वहाँ, जो स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर पाए। तो सर ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो पहले प्रीलिम्स देता है, फिर मेंस देता है, फिर इंटरव्यू जैसे एग्जाम जा पहुंचता है और उसके बाद इंटरव्यू में फेल हो जाता है, तो क्या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्रोसीजर होने चाहिए, गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को कि उनको इजिली जॉब मिल पाए? इसकी बात बहुत टाइम इस पे बात बहुत टाइम से चल रही है, और UPSC ने भी इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ किया है। जैसे एक प्रतिभा सेतु नाम का प्लेटफॉर्म UPSC ने इसी साल स्टार्ट किया है। तो जो स्टूडेंट इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, उनको जो हमारे अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं या और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो उसमें इंटरव्यू के थ्रू डायरेक्टली उनको जॉब दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स को जो इंटरव्यू अपीयर्ड है उन्हें हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट कमिटीज़ ने ये भी बोला है कि जो स्टूडेंट इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, उन्हें डायरेक्टली मेंस देने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, उन्हें फिर से प्रीलिम्स में ना बैठना पड़े। लेकिन ये रिकमेंडेशन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने अभी तक ये रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं की है। तो ये जो आपने बताया प्रतिभा सेतु नाम का जो ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, तो इसमें क्या वो जो बाकी बचे 2000 स्टूडेंटों को पूरी तरीके से 100% स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है, या फिर अभी इसमें भी कमी है सर? जी, तो ये जो प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये इसी साल लॉन्च हुआ है। तो अभी इसका डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सारे 2000 स्टूडेंट को एकोमोडेट कर पाया जाए, सारे हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आती हैं, बहुत मिनिस्केल पॉपुलेशन ही गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक कर पाती है। तो जैसे कि अभी करेंटली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 20 से 25 वैकेंसीज आती रहती हैं। ऐसे अलग अलग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में 10, 20, 50 वैकेंसीज आती रहती हैं। तो एग्जैक्ट डेटा तो अभी नहीं पता है, पर 150, 200, 300 इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, इन्हें जॉब मिल सकती है। पूरे 2000 कैंडिडेट्स को जॉब मिल पाना बहुत मुश्किल है। ये बताइए सर, यदि मान लीजिए कोई बच्चा UPSC की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो यदि उस प्रिपरेशन के दौरान मैं ये समझना चाहता हूँ उसको कौन कौन से सेकेंडरी ऑप्शन लेके चलने चाहिए? तो जैसे हमने बात की कि 3 से 4 अटेम्प्ट तो UPSC के जो है डेडिकेटेड देने चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि तीसरे और चौथे अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स का पीक आता है। उसके बाद उन्हें सेकेंडरी ऑप्शन की तलाश करनी चाहिए। तो सेकेंडरी ऑप्शन में स्टेट PCS एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और जैसे मैंने EPFO AO के बारे में बताया था, जिसका मैंने इंटरव्यू दिया है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा SBI एग्ज़ाम्स है, SEBI है, और आपके RBI ग्रेड भी एग्ज़ाम एक बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए सेकेंडरी ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं, तो चूँकि उन्हें GS सब्जेक्ट, जो कि बहुत वैरायटी है UPSC की प्रिपरेशन में, इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट वो ग्रेजुएशन लेवल तक का प्रिपेयर करते हैं, तो वो मास्टर डिग्री के लिए जा सकते हैं। उसके बाद PhD कर सकते हैं। मास्टर डिग्री के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, या PhD के बाद वो रिसर्च में जा सकते हैं। तो ये सारी फील्ड उनके लिए खुली रहती हैं। और अगर आप देखें तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला फील्ड है, वो भी स्टूडेंट के लिए खुला रहता है कि इस प्रिपरेशन के दौरान अगर स्टूडेंट ने 3-4 साल अपनी प्रिपरेशन इसमें लगाई है, अपने 3-4 साल इसमें लगाए हैं, तो उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो कोचिंग इंडस्ट्री में ऐसा मेंटोर या ऐसा टीचर जाके पढ़ा सकते हैं या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वहाँ भी उनको वो परमानेंट जॉब की तरह ही रहता है, पेमेंट ठीक ठाक रहती है। और बाकी जो भी इंस्टीट्यूट रहता है, अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, क्योंकि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं, तो PF वगैरह भी उनको प्रॉपरली मिलता है। तो एक ये भी ऐसा सेकेंडरी ऑप्शन कुछ स्टूडेंट देखते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऑफ भी करते हैं। कुछ तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी अपनी जॉब छोड़ के कोचिंग इंडस्ट्री में आए हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनने अपनी कोचिंग इस्टेब्लिश की है, पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपने इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, इतने सारे एग्जाम दिए, तो सर जो बच्चा तैयारी कर रहा है और करना चाहता है, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है कि क्या उसे करना चाहिए और क्या उसे नहीं करना चाहिए, तो बताइए सर। हाँ जी,
तो मुझे लगता है कि कभी कभी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की, कि वो इस एग्ज़ाम को अपनी लाइफ से बड़ा बना लेते हैं और फिर उनको एंजाइटी डिप्रेशन की इश्यूज, जो सुसाइड तक चले जाते हैं। तो ये नहीं करना है। ये एक एग्ज़ाम है, इसे एग्ज़ाम की तरह लेना है। ये आपका जीवन नहीं है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और लाइफ एक एग्ज़ाम से बहुत बड़ी है। ह्यूमन लाइफ अगर मिली है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, वो आपका फुलफ़िल होना चाहिए, वो आपको फुलफ़िल करना है। तो आप कोशिश करें कि इस एग्ज़ाम को आप बहुत सिंप्लीफाइड वे में अप्रोच करें, कि एक बेसिक सिलेबस है, वो बेसिक सिलेबस लें, बेसिक बुक्स है, बेसिक बुक्स कवर करें, अपनी आंसर राइटिंग करें और अपनी स्किल पे फोकस करें। आप अपनी स्किल इम्प्रूव करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद ही रिजल्ट दिखने लगेंगे। और इस एग्ज़ाम में अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहले इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले अच्छा खाना, उसके बाद हेल्थ या एक्सरसाइज, फिर प्रॉपर नींद 6 से 8 घंटे की, उसके बाद पढ़ाई। तो क्योंकि अगर आपने ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई कि अच्छा खाया, प्रॉपर नींद ली और एक्सरसाइज किया, तो आप फिज़िकली फिट रहेंगे। अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो ही आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी, तो ही आप एफिशिएंसी से पढ़ाई कर पाएंगे और आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। तो ऑल इन ऑल ये है कि सर्वप्रथम आपको खुद का ध्यान रखना है, अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना है, अपने परिवार को इम्पोर्टेंस देना है, उसके बाद फिर इस एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस देना है। तो इस तरह आप सिंप्लीफाइड वे में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और मेरा ये एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि आप जिस चीज़ के लिए बने हैं वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो ज़रूर नहीं कि आप इस एग्ज़ाम के लिए ही बने हो सकता है आपका एप्टीट्यूड किसी और एग्ज़ाम के लिए हो या किसी और फील्ड के लिए हो, और आप इस एग्ज़ाम में लगे हुए हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं वो ढूंढना पड़ेगा। वो आपके अंदर की आवाज़ हो सकती है या कोई आपको गाइड भी कर सकता है उस दिशा में, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपका एप्टीट्यूड इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है तो इस एग्ज़ाम के पीछे ना भागें। आपका इंक्लिनेशन कहीं और है या कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप कुछ और कर सकते हैं, तो अपने जीवन में वो भी करने की सोचें। तो सर ये बताइए, यदि मैं कहूँ कि अच्छा खाना, अच्छे तरीके से रहना और हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी हेल्थ कहा जाए बचपन से ही बड़े डिग्रेड होती है, साथ साथ उनका ऐसा बैकग्राउंड होता है कि वो काम नहीं करेंगे और बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज में रहते हैं और फिर तैयारी करते हैं। तो क्या उन बच्चों के लिए ये एग्जाम नहीं बना है या फिर उन बच्चों को तैयारी नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। उन बच्चों को पहले कोई एक बैकअप ऑप्शन लेके उसे कंप्लीट करके थोड़ा सा फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, या तो अपने घर पे ही जो मिनिमम या फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके ये तैयारी करनी चाहिए। जब वो पर्टिकुलर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लें या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए तो फिर पूरी तरीके से, जैसे कि दिल्ली में खर्चा बहुत है या प्रयागराज में खर्चा बहुत है, तो वहाँ आके, मतलब हो सकता है उनको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए किसी एक समृद्ध परिवार के बच्चे से, पर वो भी ये तैयारी कर सकते हैं। पर उनको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी बेटर करनी पड़ेगी कि पहले जो उनकी बेसिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर ले, उसके बाद थोड़ा सा इस तैयारी में आए। क्योंकि इस तैयारी में हमें ध्यान पूरी पढ़ाई में ही देना पड़ेगा। हम अगर बाकी चीज़ों में फंसे रह गए तो फिर ये तैयारी हम नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लगा आपको इस पॉडकास्ट में आकर? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरीके से अगर मदद हो पाए, अगर मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ, सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि युवा शक्ति आजकल देखा गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। तो मेरा मैसेज अगर यूथ तक पहुँच पाएगा, युवा शक्ति तक पहुँच पाएगा, और अगर मेरे एक्सपीरियंस से वो कुछ सीख पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और फ्यूचर में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आगे भी आके कंट्रीब्यूशन अपना देता रहूँगा, समाज के लिए भी और आपके पॉडकास्ट में भी।